हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ईयर के जनरल साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट के अगले टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। देखिए, कार्य को हम वर्क कहते हैं और ऊर्जा को एनर्जी और शक्ति को पावर कहा जाता है, पावर। तो हम ये समझेंगे कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चनों को करना है, तो उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य क्या होता है? वर्क। वर्क यानी मान लीजिए, देखिए, एक वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगाया, बल को F कहते हैं, और A बिंदु पर स्थित है, और बल लगाकर इस वस्तु को B बिंदु तक पहुंचा दिया गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ दूरी तय करी, और उस दूरी को कहा जाता है विस्थापन। क्या नाम देते हैं हम इसको? विस्थापन। विस्थापन को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो बल द्वारा किसी भी वस्तु पर विस्थापित करने में जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो कार्य का अगर हम समीकरण देखना चाहें तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य की परिभाषा है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वह क्या है? कार्य है। यानी किसी वस्तु को F बल से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य हो गया कि बल की दिशा में किसी वस्तु को बल द्वारा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में विस्थापित कर देना क्या कहलाता है? कार्य। बल की दिशा में किसी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में विस्थापित कर देना क्या कहलाता है? कार्य। तो W = F डॉट डी। F डॉट डी का मतलब होता है FD cos थीटा। क्या होता है? FD cos थीटा। इसका एक समीकरण रूप है FD cos थीटा। इसका मतलब कि कार्य का जो मान है वह एंगल पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है, और वह कोण कौन सा है? कॉस के मान पर क्या करता है? निर्भर करता है। कॉस के मान क्या होते हैं? देखिए, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। हम इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, तो कार्य क्या है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और इसका फॉर्मूला क्या है? FD cos थीटा। इसको जरूर याद रखना है, FD cos थीटा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? FD cos थीटा। अगर हम बात करें कि कार्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है धनात्मक कार्य। पहला प्रकार क्या है? धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? मान लीजिए एक वस्तु है, वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, और यह वस्तु इसी दिशा में आगे की ओर विस्थापित होती है, A से B तक पहुंच जाती है, और इसी दिशा में इसका विस्थापन होता है। तो W = FD cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1। तो FD, यानी कि यह जो कार्य है वह पॉजिटिव है, और यह कार्य धनात्मक है। और इस स्थिति में, यानी कि जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में कोई वस्तु विस्थापित हो, तो उस स्थिति में सर्वाधिक कार्य किया जाता है, और ऐसा कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जिस दिशा में बल लगा रहा हूं और उसी दिशा में मैं आगे दौड़ना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। तो बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे क्या होता है? कार्य होता है। इसके उदाहरण क्या हैं? किसी वस्तु को धक्का देकर आगे पहुंचाना किया गया कार्य कैसा है? धनात्मक कार्य है।
कि धक्का दिया और उसको हमने आगे पहुंचा दिया, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वर्क जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अगला है वाहन का सड़क पर आगे गतिशील होना धनात्मक कार्य को बताता है। आगे गतिशील होना धनात्मक कार्य को बताता है। ठीक, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी कोण का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक। दूसरा जो कार्य है उस कार्य को हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। देखिए, ऋणात्मक कार्य नेगेटिव जो वर्क है यह उस स्थिति में होता है जब थीटा का मान 180 डिग्री पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु है, इस वस्तु पर इस दिशा में मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, लेकिन वह वस्तु इस दिशा में क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसका सबसे, अगर हम इसका फॉर्मूला बेस्ड यदि आंसर देखेंगे तो FW बराबर FD cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान होता है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो W इक्वल टू -FD, यानी किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक है। इसका मतलब कि ऐसा कार्य जिसमें किसी गति का विरोध किया जाता है, ऐसा कार्य जिसमें किसी गति का विरोध किया जाता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो विस्थापन की विपरीत दिशा में जो कार्य लग रहा है उसे ऋणात्मक कार्य कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, हमने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाई तो घर्षण बल पीछे की ओर काम करेगा और हमारी साइकिल आगे की ओर, तो थोड़ी दूरी पर जाकर साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो ऐसा कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि घर्षण बल द्वारा किया कार्य कैसा होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं शून्य कार्य, 0 वर्ग। तीसरा जो प्रकार है कार्य का वह है शून्य कार्य। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है शून्य कार्य, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 वर्ग। देखिए, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो, कितने डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य कार्य होता है। अर्थात मान लीजिए बल के एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर बल इस दिशा में लग रहा है लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो किया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि W बराबर FD cos 90 का मान होता है 0, तो FD cos 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो किया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसका उदाहरण क्या है, वृत्तीय गति में किया गया कार्य, वृत्तीय गति में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य कार्य होता है। इसको मैं देखूं, जैसे मान लीजिए ये वृत्तीय गति है, तो वृत्तीय गति में बल लगता है इस दिशा में, बल लगता है केंद्र की ओर, और गति होती है इस दिशा में, वेग इधर है और बल केंद्र की ओर है, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यही कारण है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वृत्तीय गति में, तो कार्य जब 0 होता है तो वह कभी भी चक्कर लगाने से नहीं थकती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो क्या कार्य 0 होता है, तो वो लगातार अनवरत रूप से अनंत काल तक क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि वहाँ पर कार्य 0 है। और जब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ऊर्जा हानि नहीं होगी, और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में आकर नहीं गिरता। आगे हम बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कुली द्वारा सामान सिर के ऊपर रखकर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। किया कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम सर के ऊपर कोई सामान रख दें,
तो विस्थापन हो रहा है आगे की दिशा में और गुरुत्वीय बल काम कर रहा है नीचे की ओर। 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री का कोण बनने के कारण जो कार्य है वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ सामान को सर के ऊपर रखकर ले जा रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि इसके द्वारा जो कार्य है वो कितना किया गया है, तो वो कार्य जो है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कार्य के बारे में। तो कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में विस्थापन हो। धनात्मक कार्य जैसे किसी वस्तु को धक्का देना, वाहन का सड़क पर आगे की ओर गतिशील होना। ऋणात्मक कार्य जिस दिशा में बल लगाया जाए उसके ठीक विपरीत दिशा में विस्थापन हो, तो ऋणात्मक कार्य। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। शून्य कार्य जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो। ऐसा कहाँ होता है, वृत्तीय गति में होता है। और कोई व्यक्ति सामान को अपने सर के ऊपर रखकर ले जाता है तो उसके द्वारा किया कार्य क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो इस तरह से जो कार्य है वह 3 भागों में बांटा जाता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। चलिए आगे हम बात करें ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी। देखिए एनर्जी की परिभाषा होती है किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी हम कोई कार्य कर सकते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ऊर्जा के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जैसे घर में हम बिजली यूज़ करते हैं, बिजली की यूनिट बन के आती है, यूनिट बन के आती है, उस यूनिट को बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बिजली में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर के। कितने के बराबर होता है, 1.34 हॉर्स पावर के। और 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वॉट के। किसके बराबर होते हैं, 746 वॉट के। तो ये कुछ यूनिट हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक प्रश्न आता है कि वो घर के उपकरणों की संख्या दे देता है, वॉट दे देता है, समय दे देता है, दिन दे देता है और यूनिट की संख्या पूछता है। तो पेपर में हमें कभी यूनिट की संख्या ज्ञात करनी हो, यूनिट की संख्या, तो यूनिट की संख्या मतलब किलोवाट आवर के बारे में बताता है। तो एक फॉर्मूला है, दिन गुणा आवर गुणा समय, कितने समय तक उसको उपभोग किया गया है, बटे 1000। इस फॉर्मूले को यदि हम अप्लाई कर देंगे तो हम किसी भी उपकरण के द्वारा कितने भी दिनों में, कितने भी घंटों में जिस ऊर्जा का उपयोग किया गया है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले पर बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में क्या आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप याद रखें। ऊर्जा का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। और काम को करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। काम को करने की क्षमता हम किसे बोलते हैं, ऊर्जा को हम काम को करने की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब हम बात करें कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः ऊर्जा जो है वो 2 प्रकार की होती है। इस प्रकृति में सामान्यतः एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से व्यक्त करते हैं और गतिज ऊर्जा को कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मार्कर जमीन पर पड़ा होता तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती? 0 होती। लेकिन इतनी ऊंचाई पर है तो इसकी जो ऊंचाई के हिसाब से इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ है। तो स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है U बराबर mgh। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? जितनी ऊंचाई पर वह रखा हुआ है। मान लो यदि कोई फर्श पर रखा हुई वस्तु है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0 है। लेकिन किसी अलमारी में वस्तु ऊपर रखी हुई है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उस ऊंचाई के अनुसार होगी, क्योंकि द्रव्यमान बदलता नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा नहीं। इसका मान g का मान कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का मान बदलता है तो इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? बदलता रहता है। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा कि यदि वस्तु स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या है? 0, क्योंकि गति ही नहीं है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। लेकिन इस प्रकृति की कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो उसमें 100% क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और गतिज ऊर्जा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ mv²। कितना होता है? हाफ mv²। तो इसके माध्यम से हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बॉल है। बॉल प्रारंभ में फर्श पर रखी है और इसको ऊपर उछाला जाता है। ऊपर उछाला जाता है तो बॉल क्या हो जाती है? बिल्कुल टॉप पर आ जाती है। फिर धीरे 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 क्या ये नीचे की ओर आती है। तो प्रारंभ में इसमें कौन सी? कोई भी ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा भी क्या है? 0 है, और स्थितिज ऊर्जा भी क्या है? 0 है। लेकिन जब इसमें बल दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और ऊपर आते आते गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तभी तो वो रुक गई। और धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो अधिकतम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? 0। लेकिन जब ये बॉल नीचे की ओर आती है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है, और नीचे जब टकराती है तो गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस एग्जाम्पल से हम एक बात समझते हैं, जब बॉल नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो रहा था, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा था। ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि गति बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बदलता है, मतलब कम होता है। इसका मतलब कि ये दोनों ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वस्तु पर एक साथ कार्य करती हैं। और जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो, और जब गतिज ऊर्जा कम होगी उतने ही अनुपात में स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी ही अनुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और इस नियम को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है इसको? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इस नियम के अनुसार इस प्रकृति में ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा थी वहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 थी, लेकिन बाद में केवल स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, और ये दोनों आपस में क्या होती है? इंटरचेंज होती रहती हैं। तो ऊर्जा का स्वरूप बदलता है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, और इस नियम को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा प्रकृति में 2 तरह की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला है U बराबर mgh। h बदलता है इसीलिए इसका मान भी बदलता है, और इसमें k में क्या है? वेलोसिटी। तो हाफ mv², जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु के द्वारा जो गति की जा रही है वह क्या है? वस्तु की गति। तो k बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv²। अब हम बात करते हैं कि क्या गतिज ऊर्जा के माध्यम से हम कार्य को भी पता कर सकते हैं? क्या गतिज ऊर्जा के माध्यम से हम कार्य को भी पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कभी भी यदि प्रश्न आपसे हल ना हो पाए तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय।
कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है किए गए कार्य के। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किसके होता है? किए गए कार्य के। डेल्टा के बताता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर होता है डब्ल्यू के, यानी जो गतिज ऊर्जा पहले थी और जो गतिज ऊर्जा अंत में है उन दोनों का जो अंतर है वह किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये अंतर धनात्मक आता है तो किया गया कार्य धनात्मक है, अगर ये अंतर 0 आता है तो किया गया कार्य क्या है? 0 है, और यदि यह अंतर ऋणात्मक आता है तो किया गया कार्य क्या है? हमेशा ऋणात्मक है। तो हमेशा कभी भी यदि हम किसी भी क्वेश्चन में फंस जाएं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, आप कभी भी कार्य के जो क्वेश्चन हैं उनमें मात नहीं खाएंगे, हमेशा उनका उत्तर निकल कर आ जाएगा। और आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कार्य की बात करने के बाद, ऊर्जा की बात करने के बाद, अब हम बात करते हैं ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में, कि कुछ प्रमुख जो युक्तियां हैं जो ऊर्जा का क्या करती हैं? रूपांतरण करती हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, इसमें 2 ही हमें एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक तो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और दूसरा है जनरेटर। इसी को डायनेमो कहते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऊर्जा के रूपांतरण के बाद अब हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है? हमने कार्य पढ़ा, हमने ऊर्जा पढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है? चलिए अब हम जानते हैं शक्ति, पावर। देखिए, शक्ति होती है कार्य करने की दर। दर का मतलब है कि कितने समय में कितना कार्य किया गया है, वही क्या है? शक्ति है। यानी जब हम तुलना समय के हिसाब से करें तो उसको हम दर कहते हैं, और जब तुलना समय के हिसाब से कर रहे हैं और कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्य की शक्ति कहेंगे। कितने समय में कितना कार्य किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो पावर बराबर होता है W/T, और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इकाई होती है, शक्ति की SI यूनिट होती है वाट। कितनी होती है? वाट होती है SI यूनिट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट के। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 वाट के। किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 वाट के। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि शक्ति क्या है, कार्य क्या है और ऊर्जा क्या है। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, ऊर्जा के अन्य रूप भी होते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है सूर्य। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या? सूर्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और हमसे गलती भी होती है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे वो परमाणु ऊर्जा देगा, अणु ऊर्जा देगा, पता नहीं कौन कौन सी ऊर्जा देगा। तो उस ऊर्जा को हमें सॉल्व नहीं करना है। इस पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, और सूर्य ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमें ऊर्जा के रूप में संसाधन क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो अब हम इन और रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन से प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा जल ऊर्जा। तो इस तरह से ऊर्जा के अन्य रूप भी इस प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है
तो वह इम्पोर्टेंट क्या है, वह इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी ऊर्जाएं जो हमारे सिलेबस में हैं और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा को मैंने आपको बताया कि स्थिति के कारण ऊर्जा, अर्थात कि मान लो गिरता हुआ नारियल है। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा के उदाहरणों के बारे में, तो स्थितिज ऊर्जा यानी किसी बांध में उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि पानी के कारण उसमें ऊर्जा है, तो बांध में उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा है। कमानी स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा है वह कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें कि गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा, जैसे गिरता हुआ नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। चलते हुए वाहन में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बंदूक से निकली हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। लेकिन प्रारंभ में जब गोली बंदूक के अंदर होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब वह गति करती है बंदूक की गोली तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में 2022 में ही पूछा गया कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग की एक कार का वेग 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 54 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य, बढ़ाने में किया गया कार्य पूछा था, कितना होगा। ऑप्शन, पहला ऑप्शन उसने दिया 31.25 किलो जूल, दूसरा ऑप्शन दिया 62.50 किलो जूल, तीसरा ऑप्शन दिया 125 किलो जूल और चौथा ऑप्शन दिया 250 किलो जूल। चौथा ऑप्शन कौन सा दिया, 250 किलो जूल। हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए जो वेग है, वेग होता है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 5/18 आता है, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी संख्या में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड होता है। तो कार का जो B1 है प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18, तो 18 से 36 दो बार, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। V2 आ जाएगा 54 × 5/18, 18 से 54 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दीजिए, वर्क बराबर होता है डेल्टा के के। अब डेल्टा के क्या कहता है, डेल्टा के क्या कहता है कि ½ mv2 स्क्वायर माइनस ½ mv1 स्क्वायर। ½ m 1/2 m तो कॉमन है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 का मान कितना आया, 1/2 m, 15 × 15, 15 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, तो 15 × 15 1/2, m कितना है 1000, और 15 × 15 करेंगे हम तो 225, ये 225 निकलेगा और ये निकल जाएगा 100, तो 225 में से 100 हो जाएंगे तो 125 हो जाएगा। 225 में से 15 हो गए 225 और ये हो जाएगा 125। अब हम इसको काटेंगे तो 2 छिक्की 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, यानी 62.50
ये आ जाएगा आपका 162.50 इंटू 1000 जूल। अब किलो जूल में उत्तर दे रहा है, तो 1 किलो जूल बराबर कितना होता है 1000 जूल के, तो 62.50 किलो जूल। इसका आंसर क्या आ जाएगा 62.50। इसका आंसर आ जाएगा 62.50 किलो जूल। तो इस तरह से हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करके इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते थे। देखिए ये तो मैंने समझाने के हिसाब से बताया है, बाकी तो इसका नॉर्मली वे में आराम से आ जाएगा। जैसे अगर हमारे माइंड में ही अगर डिजिट है तो 36 का यहीं की 5/18, तो इसका 2 से भी कट जाएगा तो 5 दूनी 10 यहीं निकल जाएगा, और मीटर पर सेकेंड। और इसका यदि करें तो हम 3 गुणा 5 15 मीटर पर सेकेंड, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 15 का वर्क करेंगे 225, 10 का करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 करेंगे तो 1/2 1000 और ये आ जाएगा 125। तो आसानी से हम इसको करके 62.5 इंटू 1000 करके निकाल सकते हैं आसानी से। इसका आंसर हो जाएगा 62.50 किलो जूल। तो ये आसानी से हो सकता है, ये तो बताने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन और किस तरीके का पेपर में पूछा जाता है इस चैप्टर से। देखिए फिजिक्स में कुछ कॉमन न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो उनका बस याद रखना होता है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आया, उसने 3 स्थितियां दी और उसने वो एक स्थिति दी कि एक 10 किलोग्राम का कोई पिंड है, उसको स्थिति ए से स्थिति बी तक पहुंचाया गया है। 10 किलोग्राम का पिंड है, उसको स्थिति ए से स्थिति बी तक पहुंचाया गया है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो दी थी वह दी थी 2 मीटर। तो उसने पूछा, क्वेश्चन क्या किया, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ। इसने ऑप्शन दिए थे, फिर ऑप्शन ए दिया 20 जूल, ऑप्शन बी दिया 10 जूल, ऑप्शन सी दिया 5 जूल, और ऑप्शन डी 0 कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे, कार्य का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू डी। एफ का मान कितना है, एफ का मान यहाँ दिया ही नहीं है। हमेशा आप याद रखो, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। तो यह इस दिशा में जा रहा है, तो जो गति है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन इस दिशा में है, और फोर्स जो है वो कहाँ है, नीचे की ओर। एंगल कितना हो जाता है 90, और मैंने आपको बताया था कि जब 90 एंगल होगा तो किया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछा गया था, उसमें 3 स्थितियां दी थी और स्थितियों के अनुसार कार्य का प्रकार पूछा था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3 स्थितियां थी, ए बी और सी। ए स्थिति में कहा कि कोई एम पिंड है, इस पर बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। बी स्थिति में उसने क्या कहा कि एम पिंड है, इस पर बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। और सी स्थिति में उसने कहा कि एम पिंड है, इस पर बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और विस्थापन, वो बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। ऑप्शन दिए कि इसके अनुसार ABC क्या है, इसके अनुसार ABC क्या है। पहला है 0 नेगेटिव कार्य, पॉजिटिव कार्य। दूसरा ऑप्शन 0 पॉजिटिव कार्य, नेगेटिव कार्य। तीसरा ऑप्शन दिया उसने पॉजिटिव कार्य, 0 कार्य और नेगेटिव कार्य। और चौथा ऑप्शन दिया उसने नेगेटिव कार्य, पॉजिटिव कार्य और 0 कार्य। तो इन तीनों स्थितियों को देखकर हम पता कर सकते हैं। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, कार्य 0 होगा। इसमें 180 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य नेगेटिव होगा। इसमें 0 डिग्री का एंगल है, तो एक दूसरे के समान स्थिति में है, तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो पहला ऑप्शन जो था इसमें क्या था, राइट था। बस ये स्वरूप देख के हमको पहचानना था और इस क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत कम समय में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है और आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने सारे बता दिए। इतना ही पढ़ के जाना है, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो जनरल साइंस है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो जनरल साइंस, हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट, पॉलिटी की क्लासेस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लासेस को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट जरूर कीजिए और आपका यदि कोई कन्फ्यूजन है तो पूछा कीजिए। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को यहाँ से पढ़कर बूस्ट कर सकते हो, आपको कुछ बेटर ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।